Hello students, how are you beta? Fine. So today I am starting occurrence of hydrogen. आज के लेक्चर में हम दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, occurrence और isotopes of hydrogen. बड़ा छोटा सा लेक्चर है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे NCERT के अकॉर्डिंग मूव करेंगे और NCERT में जितना कंटेंट है वो सफिशियंट होता है, ठीक है, समटाइम्स मोर देन रेफरेंसर्स. इंपॉर्टेंट भी होता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम स्टार्ट करते हैं अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये टॉपिक डाई हाइड्रोजन के अंडर पढ़ेंगे हम. डाई हाइड्रोजन और कुछ नहीं, किसका नाम है? हाइड्रोजन का ही नाम है. ठीक है, डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं जब वो खाली अपने ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट हो. तो सबसे पहले हम इसकी अकरेंस पढ़ने जा रहे हैं बेटा. हाइड्रोजन जो है इसमें आपको 4 या 5 पॉइंट ही याद रखने हैं. जितने मैं आपको बता रहा हूं उतना काफी है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है. ये थोड़ा सा मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया था, केवल 1-2 पॉइंट बता के छोड़ दिया था. हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, सबसे ज्यादा कोई अगर एलिमेंट पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है, सबको मिला के, सारे प्लैनेट, सन, सारे स्टार्स को मिला दो, ठीक है, गैलेक्सीज को मिला दो, तो वो कौन होगा? हाइड्रोजन होगा. और कितना होगा? देखो, जितना भी वेट है पूरे यूनिवर्स का, जितना भी वेट है उसका 70% मास किसके कारण होता है? हाइड्रोजन के कारण होता है. ठीक है, किसके कारण होता है बेटा? हाइड्रोजन के कारण होता है. तो आप सोच सकते हो कि एक बड़ा पार्ट हाइड्रोजन ही है जो सबसे ज्यादा पाया जाएगा. ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक भी लिख सकते हैं. सिस्टमैटिक कैसे लिखेंगे? देखो, ब्रैकेट में यहीं पे लिख लो 70% बाय वेट, 70% बाय वेट ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है बेटा, 70% बाय वेट ऑफ द यूनिवर्स, ये आप याद रखोगे. ठीक है, सेकंड, अगर हम बात करते हैं बेटा अदर प्लैनेट्स की, ठीक है, जैसे जुपिटर ले लो, सैटर्न ले लो, ठीक है, स्पेशली ये 2 प्लैनेट्स, इनका मेजर पार्ट हाइड्रोजन का बना हुआ होता है. तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे. ठीक है, जुपिटर एंड सैटर्न मेनली कंसिस्ट हाइड्रोजन. ठीक है, अब वो ये है कि जो जैसे सन हुआ और ऐसे स्टार्स जिनमें काफी अमाउंट में, मतलब वो गर्म रहते हैं, जहां से हीट लगातार निकलती रहती है, उनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन के ही एक आइसोटोप का लगातार फिजन होता रहता है. ठीक है, न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, जहां से, और जिस फिजन के कारण क्या है? एनर्जी निकलती है. ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि सन पे या उन स्टार्स पे जहां से इतनी हीट निकलती है, वहां पे मेजर अमाउंट में क्या रहेगा? हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, और वो रिएक्शन क्या होगी? देखो, प्रोटियम होता है. प्रोटियम एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, अभी हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इसके 4 मोल ले लो और ये बार बार फिजन करके क्या बनाते हैं? यहाँ पे, क्लियर, और इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते रहेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से बेटा निकलते रहेंगे. और क्या निकलता है? ये साथ में एनर्जी निकलती है. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसी के कारण क्या है? वहां पे लगातार फिजन होता रहता है. फिजन होने के कारण लगातार एनर्जी निकलती रहती है, जिससे वो हमेशा गर्म रहता है. तो आपको अभी यूनिवर्स से रिलेटेड हमने 3 पॉइंट्स पढ़े बेटा हाइड्रोजन के लिए. हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, 70% बाय वेट ऑफ द यूनिवर्स कंटेन करता है. ठीक है, जुपिटर, सैटर्न जैसे जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन रहेगा? मेनली कंसिस्ट हाइड्रोजन है. और थर्ड में क्या था कि जो ऐसे सन हुआ या ऐसे स्टार्स जिनमें से लगातार हीट निकलती रहती है, वो उनमें क्या होता है एक्चुअली में? हाइड्रोजन के ही अलग अलग एटम्स का क्या होता रहता है? फिजन होता रहता है, जिससे एनर्जी रेडिएट होती है वहां से. ठीक है, अब बात आती है अपने प्लेनेट के ऊपर. ठीक है, तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है बेटा, ठीक है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर रहेगा उसमें, ठीक है, कितनी % हाइड्रोजन रहेगी वो बाद में डिस्कस करेंगे. पहले डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन वहां पे क्या है? थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट रहेगा, थर्ड मोस्ट अबंडेंट. ठीक है, ऑक्सीजन
और नाइट्रोजन के बाद फिर किसका नंबर आता है? थर्ड मोस्ट, हाइड्रोजन का, अबंडेंट। ठीक है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, बट एग्जिस्ट बाय मेकिंग कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स। एग्जिस्ट तो करता है लेकिन और सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके रहता है, जैसे कार्बन के साथ CH4 बना लिया, ठीक है, मीथेन गैस बना ली, इथेन गैस बना ली, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो गया जी, अमोनिया बन गई, फिर कभी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के साथ ये क्या करेगा? कंबाइन होके रहता है। अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? देखो, जो अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही एग्जिस्ट करेगा उसके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बेटा वही एग्जिस्ट करेगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का जिनको अपनी तरफ खींच के रखता है, वही तो एटमॉस्फेयर में रहेंगे। अब ये हाइड्रोजन जो है ये इतनी लाइट होती है, ये एयर से भी ज्यादा हल्की होती है, तो ये क्या वहां से एस्केप कर जाती है। अगर अकेली एग्जिस्ट करेगी तो तुरंत एस्केप कर जाएगी, तुरंत वहां से उड़ जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर छोड़ के चली जाएगी अर्थ का। तो ये जरूरी है अगर इसको यहां रहना है कि इसे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पुल डाउन करके रखे, अपनी तरफ खींच के रखे, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता ही नहीं है कि वो खींच के रखे, इसलिए हाइड्रोजन वहां पे अकेली एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने लिखा कि अर्थ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट तो है, लेकिन क्या एग्जिस्ट करेगा? कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करके। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ गया। फिफ्थ बात करते हैं बेटा हम कि जो बड़े बड़े समुद्र हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े समुद्र हैं, फिर दूसरा अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट ले लो। अर्थ क्रस्ट में क्या है? ये कैसे रहेगा बेटा? कंपाउंड बना के रहेगा। ठीक है, यहां जो मैंने कंपाउंड वाला पॉइंट लिखा है, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये सब क्या है? इसकी हाइड्रोजन की कंबाइंड फॉर्म है। क्या है बेटा? ये कंबाइंड फॉर्म है। कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में? 15.4%। कितने परसेंट एग्जिस्ट करेगा? 15.4%। ठीक है, किसके अंदर? अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे ही आ गए, एटमॉस्फेयर छोड़ो, अर्थ सरफेस लिखो यहां पे, सबसे बेस्ट। ठीक है, अर्थ सरफेस पे। ठीक है, कैसे रहेगा? अर्थ सरफेस ही तो है। अर्थ क्रस्ट, एक क्रस्ट जो है अर्थ की एक लेयर है। ठीक है, उसके अंदर 15.4% हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, लेकिन अकेला नहीं रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। किसके साथ कंबाइंड होगा? कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा अकेला। फिर बता रहा हूं, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा अकेला। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हाइड्रोजन जैसे हल्के एलिमेंट को अपनी तरफ खींच के रख सके। इसलिए बहुत, एकदम बहुत 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 कम। ठीक है, अगर गलती से मिल भी गया ना तो बहुत कम, जैसे तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कहां रहता है? अर्थ क्रस्ट में रहता है। एंड कहां रहेगा? ओशियंस में भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके ऊपर, फिफ्थ की जो रॉक्स है। ठीक है, वहां भी ये एग्जिस्ट करता है। रॉक्स में कितना? 0.15% हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 0.15% हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है बाय वेट। जितना उस चट्टान का या पहाड़ का वजन है उसका 0.15% बाय वेट कौन होगा? उसके अंदर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक 100 किलो की चट्टान है। ठीक है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितना होगा? 0.15 kg। ये कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था बेटा अकरेंस ऑफ द हाइड्रोजन। सबसे पहले हमने देखा यूनिवर्स के लिए। ठीक है, यूनिवर्स के लिए 70% वाला पॉइंट, जुपिटर सैटर्न वाला पॉइंट याद रखोगे कि ये सन वाला पॉइंट याद रखोगे। फोर्थ हमने देखा अर्थ के सरफेस के लिए, एटमॉस्फेयर हटा देना वहां से, सरफेस के लिए
कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जैसे एग्जिस्ट करता है अर्थ के सरफेस पे कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड कार्बन के साथ हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और अलग अलग एलिमेंट के साथ। और अर्थ की एक लेयर है क्रस्ट, वहां पे एग्जिस्ट करता है, ओशियंस में एग्जिस्ट करता है 15.4% इतना ज्यादा, ठीक है। और रॉक्स जो होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, वहां पे 0.15% बाय वेट हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा। सिंपल 5 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। ये तो थी अकरेंस। अब हम डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स। चलो, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में क्या मेन पार्ट आएगा? 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, तुम्हें पता है। एक बार चलो डेफिनेशन भी रिकॉल कर लेते हैं। आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं बेटा? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो आप ये, ठीक है। और 11th में भी सेकंड चैप्टर में आ जाता है एक बार, ठीक है। नहीं याद आता है तो हमने लिख दिया है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम और तीसरा है बेटा ट्राइटियम। कुछ लोग इसे ट्राइसियम बोलते हैं लेकिन बात सेम है, ठीक है। प्रोटियम में क्या है? एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, ठीक है। ड्यूटीरियम में एटॉमिक नंबर भी, ड्यूटीरियम में भी एटॉमिक नंबर 1 और ट्राइटियम में भी एटॉमिक नंबर 1। मैं एक बार इसको दिखा देता हूं आपको। 1H1 ये होता है 1H2, ये होता है 1H3, ठीक है। तो तीनों में आपको ये नीचे क्या लिखते हैं हम? एटॉमिक नंबर। ये तीनों में सेम दिख रहा है। ऊपर क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास या मास नंबर, वो अलग दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। उसके बेस पे हम कुछ कंक्लूजन्स नीचे लिख रहे हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। नेक्स्ट है मास नंबर या एटॉमिक मास, कितना है बेटा? यहाँ पे 1, यहाँ कितना है? 2। यहां कितना है? 2, यहां कितना है? 3, ठीक है बेटा। तो यहां पे 3 हो गया मास नंबर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां कितने हैं? जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी एटॉमिक नंबर तो 1 है, हाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 1 है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जल्दी बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे सर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो 1 1 1, ठीक है। अच्छा, अब बात आएगी कि जो मास नंबर होता है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिस्कस करना चाहता हूं मैं। जो मास नंबर होता है बेटा, वो क्या होता था? याद है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दो प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जोड़ दो, यही तो होता था। सॉरी बेटा, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन्स हर जगह, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ठीक है। तो मास नंबर जो चेंज हो रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो वो किसके कारण आ रहा होगा? किसके कारण आ रहा होगा? न्यूट्रॉन्स के कारण आ रहा होगा। न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मास नंबर, यहां से ये फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हो तुम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मैं शॉर्ट में NS लिख रहा हूं, इक्वल टू मास नंबर MN मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये भी आप कर सकते हो। देखो आंसर कैसे आएंगे फटाफट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले प्रोटियम में निकालते हैं। मास नंबर कितना है बेटा? 1 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए जी 0। किसमें? प्रोटियम में। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेंशन कर रहा हूँ आपके लिए, शॉर्ट में NS लिख रहा हूँ, N के सफिक्स में S 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ निकालते हैं इसके लिए कि क्या फॉर्मूला है? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मास नंबर यहाँ कितना है? 2 है, 2 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1 है, 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया बेटा? 1 आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे
मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा ही 1, ठीक है। यहाँ आओ, यहाँ मास नंबर कितना है 3 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 1 है, तो मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 2, ठीक है। समझ में आ गया। ये थोड़ा मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, अदरवाइज इतना टाइम थोड़ी लगता है इन चीजों को समझाने में। हाइड्रोजन के ये 3 आइसोटोप्स हैं, तो जो हमें अर्थ के सरफेस पे जो हाइड्रोजन मिलती है, ठीक है, अभी इससे पहले हमने अकरेंस में देखा 15.4 जो मिलती है, उसको अगर मैं 15.4 को मान लूं कि ये मुझे लगभग 100%, मतलब इसका 100% में से मतलब 15.4 में से कितनी परसेंटेज होगी प्रोटियम की, ये एक दिमाग में आती है चीज। फिर सर कितनी परसेंटेज होगी उसके ड्यूटेरियम आइसोटोप की, और कितनी होगी ट्राइटियम आइसोटोप की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको भी याद रखना है। आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा हमें प्रोटियम ही पाया जाता है। इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा मिलता है? प्रोटियम मिलता है। कितना मिलता है? 99.85%। कितना बेटा? 99.85% ऑफ द 15.4%, ठीक है। अगर मैं इसे 100 मान लूं, तो 100 में से इसमें से 99.85 कौन होगा? खाली अकेला प्रोटियम। ड्यूटेरियम होता है 0.015%, 0.015%। और ये जो है बेटा ट्राइसियम जो है, ये तो बिल्कुल कम मिलता है, 10⁻⁻15% के अराउंड मिलेगा। कितना? 10⁻⁻15% के अराउंड मिलेगा। ऐसा क्यों? देखो, ये जो है ड्यूटेरियम, ये क्या है? एग्जिस्ट करता है एचडी की फॉर्म में, एचडी की फॉर्म में। इसका लाइफ टाइम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये फिर भी थोड़ा एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये 0.015% मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्राइसियम है, ठीक है, ये आइसोटोप हाइड्रोजन का बेटा रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। रेडियो एक्टिव आप जानते हो, जो लगातार अपने आप में से एनर्जी निकालते रहते हैं। और एनर्जी कैसे लूज करेंगे? जब वो अपने आप में से कोई पार्टिकल्स एलिमिनेट कर रहे हो। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ये हाइड्रोजन का बेटा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। और ये क्या एलिमिनेट करता रहता है? अपने आप में से बीटा पार्टिकल्स एलिमिनेट करता रहता है, जिसके कारण इसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है, ज्यादा देर तक, इसलिए इसकी परसेंटेज बहुत कम मिलेगी। एक प्रोटियम का मतलब मान लो कि 10⁻15 हमें क्या मिल गए? प्रोटियम, तब जाके एक ट्राइटियम मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है। तो ये इनकी एग्जिस्टिंग परसेंटेज है, मतलब अकरेंस आइसोटोप्स की। सबसे ज्यादा प्रोटियम मिलता है 99.85, देन ड्यूटेरियम 0.015%, देन ट्राइटियम, ठीक है बेटा। तो ये भी आपको हमने बता दिया, आप ये भी याद रखोगे। आप एक टेबुलर फॉर्म में याद रखो बस, ठीक है। ये एचडी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हमने आपको बता दिया। अगर आप बात करते हो कि स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर वाइज आपको समझाऊं, तो मैं बोलता हूं कि ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, प्रोटियम के लिए बना रहा हूं केवल ये डायग्राम, और ये बाहर वाली सेल। तो न्यूक्लियस के अंदर यहां पे क्या रहता है बेटा? एक न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन और एक रहेगा प्रोटॉन, ठीक है। और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। यहां पे क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन होगा और एक होगा प्रोटॉन, ठीक है। और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या होगा बेटा? 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। तो अगर, ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से भी आप समझ सकते हो। तो ये थे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको स्क्रीन पे कुछ एक टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक चीज हम बाकी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन से रिलेटेड, वो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। इस वीडियो में इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं आपके साथ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। 2 मेथड होंगे, लेबोरेटरी मेथड एंड कॉमर्शियल मेथड, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।